मुगल काल में वास्तुकला का विकास 3 चरणों में हुआ था। पहला तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दूसरा स्वतंत्र क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत और इन दोनों का नतीजा मुगल शैली के रूप में सामने आया। 1206 के बाद उत्तरी भारत में इलबारी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी आदि अनेक वंशों का प्रभुत्व कायम हुआ, जिन्होंने अपने अपने शासनकाल में भवनों का निर्माण किया और इस प्रकार अपनी शक्ति का परिचय दिया। इन भवनों में मस्जिदें, मकबरे, महल और किले शामिल थे। भवन निर्माण कला का विकास हिंदू और इस्लाम परंपरा के मिश्रण पर आधारित था। इसके साथ ही क्षेत्रीय राज्यों में दिल्ली शासन के से स्वतंत्र होने पर वहाँ स्वतंत्र क्षेत्रीय विधि का विकास हुआ। ऐसा विशेषकर 14वीं शताब्दी में तैमूर के आक्रमण और साम्राज्य के विघटन के बाद हुआ। ऐसी परियोजनाएं तैयार की गईं जिसमें देशी परंपराओं पर बहुत निर्भर किया गया, जैसे गुजरात, बंगाल और कश्मीर। और जौनपुर की मस्जिदें भी इसकी एक मिसाल है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले बात तो हमें यह दिखाई देती है कि मुगल काल में भवनों का निर्माण बड़े अधिक पैमाने पर किया गया। मुगल भवन निर्माण की योजनाएं बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थीं, जिसमें लौकिक उपयोग के भवनों से लेकर धार्मिक प्रयोजनों के लिए निर्मित किए गए भवन शामिल थे। धन और संसाधनों की अभूतपूर्व उपलब्धता के कारण अधिक विशाल भवनों का निर्माण हुआ और उनके निर्माण में क्षेत्रीय श्रेष्ठतर सामग्री का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, भवन निर्माण में अब आयोजन को यानी कि प्लानिंग को विशेषता दी जाने लगी। विशेषकर अकबर और शाहजहां के काल में भवनों का ब्यौरेवार खाका बनाया जाता था और छोटी छोटी बातों की ओर भी पूरा ध्यान किया जाता था। अकबर के संरक्षण में तैयार किए गए लघु चित्रों में अकबर को फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला आदि के निर्माण का स्वयं निरीक्षण करते दिखाया गया है। 300 वर्षों के प्रयोगों के बाद भवन निर्माण प्रौद्योगिकी स्पष्ट योजनाबद्ध रूप से विकसित हुई। इस विकास और प्रगति की प्रारंभिक क्रमबद्ध परिणति फतेहपुर सीकरी आदि नगरों के निर्माण में और चरम परिणति शाहजहां के शाहजहांबाद नगर के निर्माण में दिखाई देती है। यह कहा जा सकता है कि मुगल काल से पूर्व के भवन में ना तो प्रबंध था और ना ही आयोजन इतना विकसित था। साथ ही संसाधन भी काफ़ी सीमित थे। मुगल काल से पूर्व की भवन निर्माण कला में अनेक अवयवों यानी पार्ट्स का जमघट है और अलग अलग आयोजनों और निर्माण में केवल मौलिक परंपरा का ही सहारा लिया गया है। उदाहरण के तौर पर सल्तनत काल के शासकों ने मकबरों और मस्जिदों का इंटीग्रेटेड एकीकृत निर्माण नहीं किया। तीसरी विशेषता हम जो कह सकते हैं वो ये है कि वह पारंपरिक, अमूर्त और अनुकरणात्मक नहीं थी, जिसमें बार बार एक ही सामग्री और डिज़ाइन का प्रयोग किया गया हो, बल्कि यह विविधता से भरी हुई एक कला थी जिसमें संरचनात्मक सिद्धांतों, डिज़ाइनों की संभावनाओं की ओर ध्यान दिया गया है। मुगलों ने पहली बार आकार यानी वॉल्यूम और डिज़ाइन की विविधता के संबंध में प्रयोग किया और सामग्री के रूप में पत्थर के अतिरिक्त प्लस्तर और गचकारी यानी स्टूको की ओर विशेष ध्यान दिया। विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री के प्रयोग के अतिरिक्त भवनों के अलंकरण के कार्य में अधिक नियंत्रण देखने को मिलता है। इस संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट यानी पीतरा दुआरा विशेष उल्लेखनीय है, जो सुव्यवस्थित अनुपात पर आधारित है। अकबर और शाहजहां के काल में संगमरमर और बलुआ पत्थर पर पच्चीकारी और अलंकरण विशेष रूप से देखने को मिलता है, जो पूर्व में दिखाई नहीं देता। चौथी विशेषता ये है कि स्थान के उपयोग के आधार पर आधारित विधि के बजाय सामंजस्य और खाली एवं निर्मित स्थान के बीच संतुलन कायम रखने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। नगर और किले देखने में बड़े थे और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इन भवनों का प्राकृतिक परिवेश से पूर्ण सामंजस्य है। निस्संदेह तुगलक कालीन भवनों में यह विशेषता देखने को मिलती थी, लेकिन इसका चरमोत्कर्ष मुगल काल में ही हुआ है।
निर्मित किए गए भवनों के समतल धरातल का प्राकृतिक परिवेश से सामंजस्य बनाने का प्रयत्न किया गया और इस सामंजस्य को उजागर करने के लिए कोनों पर बनाई मीनारों और पुश्तों का ऊर्ध्वाकार निर्माण किया गया। समतल निर्माण को महत्व देने के लिए बहुतलीय भवनों का निर्माण नहीं किया गया और मीनार आदि ऊर्ध्वमुखी इमारतों को कम से कम रखा गया है। जालीदार दीवारों का निर्माण अधिकतर अंदरूनी भागों में या ऐसे स्थानों पर किया गया जहां उन पर प्रकाश पड़ने से एक रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़े। पांचवी विशेषता है कि मुगलों ने भवनों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उद्यानों के निर्माण की विशेष कला का भी विकास किया। उनके द्वारा बनवाए गए सभी मकबरों में फारसी चारबाग पद्धति के चौकोर उद्यानों का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। इस्लाम की पौराणिक कथाओं में हश्त बिहिश्त यानी 8 स्वर्ग के रूप में स्वर्ग की कल्पना की गई है और ये उद्यान धरती पर इस कल्पित स्वर्ग के प्रतीक हैं। इनके द्वारा शाही कब्र के आसपास एक घेरा बना दिया जाता था जिसका मुख्य उद्देश्य मृतक को और उसके पूरे वंश को दैवीय दर्जा देने का रहा होगा। और जो आखिरी विशेषता हम कह सकते हैं वो ये है कि विशिष्ट सामग्री का प्रयोग यानी कि बलुआ पत्थर और विशेष रूप से शाहजहां के काल में संगमरमर का जो प्रयोग था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मुगल काल की वास्तुकला के बारे में जानने का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। इन्होंने इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, लेकिन बाबरनामे में उनके संस्मरण में जो बातें कही गई हैं उनसे लगता है कि इस समय की स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन का अभाव था और जैसे ही भारत में लड़े गए युद्धों से उसे छुट्टी मिली वह विश्राम के लिए आगरा गया और वहां उसने विधिवत एक उद्यान का निर्माण कराया। उद्यान बनाते समय उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका आयोजन सामंजस्यपूर्ण हो और पूर्ण ज्यामितीय हो। यहीं से उन उद्यानों की परंपरा शुरू हुई जो अब भारत में मुगल उद्यानों के नाम से विख्यात है। इनमें से कुछ आरंभिक उद्यानों के अवशेष आगरा के पास धौलपुर में खुदाई में मिले हैं। उसके निर्माण कार्य का एक और ठोस और विद्यमान उदाहरण पानीपत की मस्जिद है और इसमें केवल यही विशेषता है कि इसका निर्माण ईंटों से किया गया है। इसके बाद आते हैं हुमायूं। शेर शाह के हाथों में अपना साम्राज्य जाने से पहले हुमायूं ने एक नए नगर की नींव रखी दिल्ली में, जिसका नाम उसने रखा दीन पनाह। इस नगर की दीवारें रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद आते हैं शेर शाह। शेर शाह ने सबसे पहले मुगल भारतीय मुस्लिम शासकों का अनुसरण करते हुए एक नए नगर यानी दिल्ली के छठे नगर की नींव डाली, जिसे दिल्ली शेरशाही कहा जाता है। यह नगर पुराने किले के पूर्व और उत्तर की ओर बनाया गया था। इसमें 9 मील से अधिक लंबे नगरकोट का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस प्रकोट में आज केवल अवशेष के रूप में लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा देखने को मिलते हैं। नगर के विशाल और मजबूत दरवाज़ों में सुंदर मेहराब के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की एक नई परंपरा शुरू हुई। लेकिन शेरशाह के कारीगरों की वास्तविक दक्षता हमें दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना में देखने को मिलती है। यह भवन न केवल दिल्ली की उस निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है जो सूर्यवंश के काल में प्रचलित थी, बल्कि कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन के शब्दों में इसके अपेक्षाकृत छोटे दायरे में मुगलों की परवर्ती कला विद्यमान है। जब सूर्यवंश ने पुराने किले पर कब्जा किया तब इसी मस्जिद को शाही मस्जिद के रूप में बनाया गया। यह बात है 1542 की। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद,
की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खाँचों में विभाजित किया है। इन खाँचों में पार्श्वीय मेहराबों का निर्माण किया गया है। किबला की दीवार के अंत में छत या तोरण के रूप में इन खाँचों और मेहराबों की पुनरावृत्ति की गई है। किबला की दीवार पश्चिम की ओर है, जहाँ पर मुसलमान अपना मुख करके नमाज अदा करते हैं। पहले और दूसरे भवन के निर्माण के बीच के काल में निर्माणकर्ता के अनुभव में वृद्धि दिखाई पड़ती है। बलुआ पत्थर का यहाँ आधार रूप में प्रयोग किया है और उसमें सफ़ेद संगमरमर की जड़ावट है और नक्काशी रंगीन है। दूसरी उल्लेखनीय इस बात इस भवन में है कि इसका मुख की मेहराब जो है उसमें शुंडाकार को शामिल किया गया है, टैपर को शामिल किया गया है। मेहराब निर्माण की अंतिम अवस्था थी। इसके बाद विशेष मुगल शैली के 4 कोने वाले ट्यूडर मेहराब बनने लगे। इस परिसर में शेरशाह द्वारा निर्मित एक अन्य इमारत शेर मंडल है। इस भवन का क्या उपयोग था, ये अभी तक पता नहीं चला है। यह एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप है। शेरशाह ने बिहार के रोहतास नामक स्थान पर एक किले का भी निर्माण कराया और सम्राट बनने से पूर्व बिहार में ही सासाराम नामक स्थान पर भी निर्माण किया गया। इसके बाद जब हुमायूं ने फिर से हिंदुस्तान पर कब्जा किया, तब उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के प्रस्तावित नगर दीन पनाह के ठीक बाहर बनाया गया हुमायूं का मकबरा एक ऐसा भवन है जिसने भवन निर्माण कला को नई दिशा दी। इस भवन के आयोजन में अकबर का समर्थन प्राप्त था और इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में बनाया गया। फारस में मुगल बादशाह के प्रवास के परिणाम स्वरूप भारतीय वास्तुकला में फारसी आदर्शों का भारतीय परिस्थिति में अंतरण हुआ। दोनों देशों की वास्तुकला की महान परंपराओं के मिलन के फलस्वरूप इस्लामी भारत की एक उल्लेखनीय इमारत का निर्माण हुआ। इसने आगे चलकर 100 साल तक शाहजहां काल में भी मुगल वास्तुकला को प्रभावित किया। हुमायूं के मकबरे का सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष उसका भवन नहीं, वरन संपूर्ण विशाल परिसर का खाका है। यह मकबरा पहले के मकबरों की तरह भूमि के एक बंजर टुकड़े पर नहीं खड़ा है, बल्कि उसके चारों ओर एक 4 बाग की रचना की गई है। इससे पूर्व भारत में उद्यान की कल्पना वृक्षों के कुंज, झरनों और फुलवाड़ी के रूप में की गई थी, लेकिन इस मकबरे के चारों ओर मानव निर्मित ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का उद्यान है, जिसको 4 चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है। वृक्षों के कुंज इस तरह बनाए गए हैं कि कुछ वृक्ष विशिष्ट स्थानों पर प्रहरी की तरह खड़े दिखाई देते हैं। इमारत के मुख्य कक्ष से बहती हुई पानी की नालियां बनाई गई हैं, जिसमें बराबर दूरी पर फव्वारे लगे हैं। पक्की पगडंडियों के किनारे फूलों की क्यारियां हैं। 4 बाग का वर्णन फारसी काव्य में किया गया है। मकबरे के चारों ओर बनी पानी की 4 नहरें बहिश्त की 4 नदियों का सांकेतिक रूप है और इस उद्यान के बीच खड़ा मकबरा बहिश्त के भवन के समान दिखाई देता है। मकबरों में दफनाए गए व्यक्तियों को देवी स्वरूप की तरह अंकित किया गया है। इस मकबरे का खाका हाजी बेगम के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा ग्यास ने बनाया, जिसमें परंपरा के अनुसार एक कक्ष नहीं है, बल्कि एकाधिक अष्टभुजीय हॉल हैं, जिनके बीच में एक हॉल और चारों ओर 4 कक्ष हैं। इस रचना की प्रेरणा फारसी मॉडलों से तो ली गई है, लेकिन इसके साथ ही हिंदू वास्तुकला के पंचरथ की रचना से भी प्राप्त की गई है। बाहर चारों ओर दीवारों में छायादार तोरणिकाएं और समतल स्थान है। सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई गुंबद को पारंपरिक हिंदू वास्तुकला के अनुसार कलश की शक्ल नहीं बनाया गया है, बल्कि शिखर को धातु स्तूपिका का रूप दिया गया है। यह पूरी इमारत एक उद्यान के बीच ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है।
ऐसा सासाराम में बने शेरशाह के मकबरे से प्रेरणा लेकर किया गया है। मकबरा तराशे गए लाल पत्थर से बनाया गया है, जिसमें विपरीत रंग के सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी की गई है। प्राचीर की छज्जे और छतरियाँ शुद्धतः भारतीय हैं। इस प्रकार पूरे परिसर में फारसी और भारतीय परंपराओं का सम्मिश्रण दिखाई देता है। जैसे जैसे इस सम्मिश्रण का विकास भारतीय परिवेश में हुआ, वैसे वैसे यह शैली परिपक्व हो गई और 100 वर्ष के भीतर उसकी परिणति ताज के निर्माण में हुई।